हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा आप सब। हम फिर से मिल गए हैं आपके आज के अगले टॉपिक में। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है आपका माइक्रोस्कोप, है ना। बट जैसे ही हम माइक्रोस्कोप की बात करते हैं बेटा, माइक्रोस्कोप में जाने से पहले हमें कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। कुछ चीज़ें नहीं, बेसिकली एक एंगल है वो क्लियर होना चाहिए। तो पहले हम उस एंगल को समझते हैं, देन हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बट ऐसा नहीं कि माइक्रोस्कोप स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि माइक्रोस्कोप का जो बेसिक फंक्शन है वो उस एंगल पे डिपेंड करता है, या आप उसका कॉन्सेप्ट ही उस एंगल के बेसिस में समझ पाएंगे, है ना। और वो एंगल क्या कहलाता है आपका, वो एंगल कहलाता है हमारा विजुअल एंगल। क्या बोलते हैं इसे, विजुअल एंगल। अब देखो विजुअल एंगल क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए हमारा अभी का टॉपिक फिलहाल के लिए क्या है, विजुअल एंगल। समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, आपने कल आई पढ़ा है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, आपकी ये आई है। अब तुम लोग हंसना मत ना, मैं शॉर्टकट में बना रही हूँ। तो ये आपकी मान लीजिए आई है, क्लियर। अब यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है, ये ऑब्जेक्ट रख दिया आई में, ठीक। सॉरी। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट से कैसे, ये ऑब्जेक्ट का क्या होगा, जो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, आई के साथ जो एंगल बनाएगा। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये आई के साथ में ये वाला एंगल बना रहा है, यही एंगल मेरा क्या कहलाता है, विजुअल एंगल कहलाता है। क्लियर हुआ। जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, चाहे उसकी हाइट कुछ भी है, वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बेटा, आई के साथ में एक एंगल बना रहा है। वो एंगल आपका क्या कहलाता है, विजुअल एंगल बनाता है, कहलाता है। क्लियर हुआ इतना, ठीक। अब देखो आई के इस वाले पोर्शन को हम क्या बोल रहे थे, रेटिना बोल रहे थे, अंदर वाले पोर्शन को, है ना। तो मान लीजिए ये देखो, अब ये लाइन ऐसे जा रही होगी, ये एंगल तो ऐसे जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे जा रही है। मतलब इस ये जो रेंज है, कितना रेंज, इतना रेंज कवर कर रहा है ना। रेटिना का इतना भाग ये कवर कर रहा है। मतलब अभी अभी फिलहाल के लिए समझो इतना भाग कवर कर रहा है। मतलब इतने दूर के जो भी कोन है, रॉड है। अब तो कोन और रॉड आप समझ पा रहे हो, कोन और रॉड क्या है, दोनों आपके क्या है, दोनों इलेक्ट्रिक, मतलब जो भी लाइट आ रही है, लाइट सेंसिटिव है ना। तो ये कोन हो गया, रॉड हो गया, जो भी यहाँ पे क्या है, फोटो रिसेप्टिव सेल में जो भी है ना, सबको क्या कर रहा है, वो एक्टिवेट कर रहा है। तो जितना ज़्यादा एरिया यहाँ का कवर करेगा, उतने ज़्यादा लाइट को कोन और रॉड को क्या कर देगा, वो एक्टिवेट कर देगा। उतना ज़्यादा इमेज भी क्या बनेगी, जितना ज़्यादा कोन और रॉड एक्टिवेट होंगे, आपकी इमेज उतनी ज़्यादा क्लियर बनेगी। समझ में आया, ठीक। अब मान लो इसी आई में मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर पे रख देती हूँ। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट, यही ऑब्जेक्ट है सेम हाइट का, ठीक। ये ऑब्जेक्ट सेम हाइट का यहाँ पे रखा है। अब इससे लाइट रे जो निकल रही होगी वो भी कुछ एंगल बना रही होगी। भाई देखो अगेन आई के साथ में इसने एंगल बनाया, ये वाले ने, ठीक है। थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। देखो ये अब क्लियर हुआ। तो पहले ये वाला एंगल कौन सा था, पहले बेटा पहले ये वाला पूरा एंगल बन रहा था, क्लियर है, ये वाला एंगल। अब देखो, अब जब हमने उसी सेम हाइट के ऑब्जेक्ट को हमने दूर पे रख दिया, अब उसका एंगल कौन सा बन रहा है, ये छोटा वाला एंगल बन रहा है। अब इस लाइन को मैं आगे बढ़ाने जाती हूँ, देखो क्या होगा। तो एक तो ये वाला लाइन आगे बढ़ेगा, तो ये ऐसे जा रहा है। मतलब ये सिर्फ इतना एरिया, रेटिना का सिर्फ इतने एरिया को एक्टिवेट कर रहा है, ये छोटा वाला एरिया। और जो पहले रखा था वो पूरा इतने बड़े एरिया को एक्टिवेट कर रहा था। तो मतलब कहीं ना कहीं मैं क्या बोलूँ कि जितना ज़्यादा यहाँ पे देखो, जितना ज़्यादा एरिया वो एक्टिवेट करेगा, जितना ज़्यादा रेटिना का जितना ज़्यादा एरिया एक्टिवेट होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपका कोन और रॉड एक्टिवेट होंगे। मतलब इमेज आपको ये वाली इमेज बड़ी दिखेगी, ये वाली इमेज आपको छोटी दिखेगी। तो जितना आप ऑब्जेक्ट को पास रख रहे हो, आपको ये क्या दिख रहा है, इमेज का साइज़ उतना बड़ा दिख रहा है। जितना आप ऑब्जेक्ट को दूर रख रहे हो, आपको इमेज का साइज़ क्या दिख रहा है, उतना छोटा दिख रहा है। इसको मेरे को इससे समझाने की भी ज़रूरत नहीं थी, आप प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो। दूर में रखी हुई चीज़ आपको छोटी दिखाई देती है, पास में रखी हुई चीज़ आपको बड़ी दिखाई देती है। क्लियर है, बस वही कॉन्सेप्ट है बेटा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, लेकिन हमें फिजिक्स के टर्म्स में समझना है। तो अब हम ये समझना चाह रहे हैं कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो इफेक्ट करता है। तो जो हाइट को इफेक्ट कर रहा है वो क्या है, विजुअल एंगल है। खुद देखो सेम हाइट का ऑब्जेक्ट था,
बट पास में रखा तो बड़ा दिखाई दिया, दूर में रखा तो छोटा दिखाई दिया। तो ये जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, विजुअल एंगल के प्रोपोर्शनल हुआ ना। देखो सेकंड केस में, ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में विजुअल एंगल बड़ा आया तो भाई इमेज भी हमें बड़ी दिखाई दी। सेकंड केस में सेम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है बट सेकंड केस में विजुअल एंगल छोटा आया तो मतलब हमें हाइट ऑफ द इमेज भी क्या दिखाई दी, छोटी दिखाई दी। तो मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो विजुअल एंगल है that visual angle is directly proportional to the height of the object, directly proportional to the height of the object। क्लियर हुआ इतना, ठीक। तो मतलब विजुअल एंगल आपका क्या है बेटा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज़्यादा हाइट ऑफ द जितना ज़्यादा विजुअल एंगल होगा उतना ज़्यादा आपको क्या दिखाई देगा, इमेज क्लियर दिखाई देगा, ठीक। और एक चीज़ और समझ में आई कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर आपके पास आ रहा है, ऑब्जेक्ट क्या आते जा रहा है, ये कौन सी लैंग्वेज है पता है, ये व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज है। अगर ऑब्जेक्ट पास आ रहा है तो पास आ रहा है मतलब क्या दिखाई देगा, इमेज उसकी क्लियर दिखाई देगी। एक तो क्लियर दिखाई देगी पहली चीज़, और सेकंड चीज़ क्या दिखाई देगी, लार्जर दिखाई देगी। अगर जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो हमसे दूर जा रहा है, दूर न जा लेकिन दूर जा रहा है, तो वो इमेज क्या दिखाई देगा हमें, इमेज हमें उतना नहीं अच्छा दिखाई देगा। मतलब इमेज हमें क्या दिखाई देने वाला, ब्लर दिखने वाला है, और इमेज और ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो हमें क्या दिखने वाला है, छोटा दिखने वाला है। इतना चीज़ समझ में आया। विजुअल एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट पास आएगा तो बड़ा दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो छोटा दिखाई देगा और ब्लर दिखाई देगा। क्लियर, ठीक। इतना अगर समझ गया हो तो अब नेक्स्ट चीज़ में आते हैं। हमारी जो आँख होती है वो कैपेबल होती है। अब भाई देखो, मैंने बोला ऑब्जेक्ट को पास लाते जाओ, इमेज क्लियर दिखेगा और बड़ा दिखेगा। तो क्या एकदम ऐसे आँख में लाके तो नहीं रख सकते ना, कुछ तो ऐसा डिस्टेंस है जहाँ से आपको जो आपके लिए नियरर डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हमारे लिए क्या है बेटा, आई के लिए 25 सेंटीमीटर है। क्या डिस्टेंस है वो, 25 सेंटीमीटर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने आँख से आप 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा पास रख लेते हो तो वो आप ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पाओगे, ठीक। 25 सेंटीमीटर पे है तो आप देख सकते हो, क्लियर देख सकते हो। जो हमारा नियर साइटनेस है बोलना चाहिए, जो डिस्टेंस हम क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है, सॉरी, वो डिस्टेंस हमारा क्या है, 25 सेंटीमीटर है। अगर इससे ज़्यादा पास में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक, मान लो आँख के एकदम पास में रखो पेन को, देख पा रहे हो क्या, धुंधला दिख रहा होगा। फिर ऐसे दूरी बढ़ाते जाओ, रखो पेन को आँख के सामने और दूरी उसका बढ़ाओ तो देखना थोड़ी देर के बाद क्लियर दिखने लगता है, और पास लेके आओ, देखना ब्लर दिखने लगता है और अंतिम में पूरा गायब हो जाता है। तो जो हमारा आँख से जो चीज़ें, जो डिस्टेंस हमें क्लियरली विजिबल है, वो डिस्टेंस हमारी क्या है बेटा, वो डिस्टेंस हमारी 25 सेंटीमीटर है। क्लियर। अब बताओ, अब मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें 25 सेंटीमीटर पे क्लियर दिखता है, तो भाई अब इतना समझ में आ गया ना। अब आते हैं किसमें, अपने टॉपिक में, माइक्रोस्कोप में, ठीक। क्या टॉपिक था हमारा आज का, सी तो गायब हो गया, सी को मैं खा गई, एक्चुअली भूख लग रही थी मुझे, ठीक है। तो क्या देखने वाले हम, माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है बेटा जो क्या करता है, आपके विजुअल एंगल को बढ़ा देता है। मतलब समझ पाए, बहुत सारे डेफिनेशन लिखे होते हैं बुक में कि जो मैग्नीफायर की तरह काम करता है, विच मैग्नीफाइज द इमेज, बहुत सारे डेफिनेशंस लिखे होते हैं। बट एक्चुअल में उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, विजुअल एंगल को बढ़ा देता है। तो अगर विजुअल एंगल बढ़ रहा है मतलब साइज ऑफ द इमेज बढ़ रही है, साइज ऑफ द इमेज बढ़ रही है मतलब उसकी क्लियरिटी बढ़ रही है, सीधी सी बात। तो इसीलिए कहते हैं माइक्रोस्कोप का क्या काम है कि इट इंक्रीजेज द विजुअल एंगल, विजुअल एंगल को इंक्रीज करता है। तो जब विजुअल एंगल बढ़ेगा तो भाई विजुअल एंगल बढ़ रहा है मतलब समझ जाओ कि हाँ, इमेज क्या दिख रही है, ज़्यादा बड़ी दिख रही है। समझ में है चीज़, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि माइक्रोस्कोप का क्या काम है, कि माइक्रोस्कोप क्या करता है, विजुअल एंगल को इंक्रीज कर देता है। ए डिवाइस विच इज यूज टू इंक्रीज द विजुअल एंगल। क्लियर हुआ, ठीक। अब देखो, माइक्रोस्कोप में हम जब चीज़ें देखने जाते हैं तो हम, अब देखो क्या माइक्रोस्कोप में क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा मैग्नीफिकेशन। क्यों मैग्नीफिकेशन पढ़ना पड़ेगा भाई, एक बात बताओ,
कोई चीज़ आप मैग्नीफाई करने के लिए यूज़ कर रहे हो तो उसकी इफ़िशियंसी चेक करोगे कि नहीं, कि वो कितना मैग्नीफाई करता है। कैसे चेक करोगे? एक बार आप माइक्रोस्कोप से देखोगे और एक बार बिना माइक्रोस्कोप से देखोगे और दोनों को कंपेयर करोगे कि कौन किस में इमेज ज़्यादा अच्छी दिख रही है, जिसमें इमेज ज़्यादा बड़ी दिख रही है। तो सेम वैसे ही मैग्नीफिकेशन निकाला जाता है, दो चीज़ों का कंपेयर किया जाता है। कौन सी दो चीज़ों का? देखो, एक चीज़ होती है विजुअल एंगल, क्या होती है? विजुअल एंगल ऑब्टेन्ड बाय फाइनल इमेज। ठीक है, विजुअल एंगल ऑब्टेन्ड बाय द फाइनल इमेज। और फाइनल इमेज कौन से कंडीशन की है? जब हम माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं उस केस की। ठीक है, अब सेकंड हम इसका कंपेयर किससे करते हैं? हम इसका कंपेयर करते हैं विजुअल एंगल ऑब्टेन्ड और फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट kept at a distance d। ये d कौन सा डिस्टेंस है? ये वाला d है 25 सेंटीमीटर। ठीक, दो चीज़ों का कंपेयर कर रहे हैं। कैसे दो चीज़ों का कंपेयर कर रहे हैं? देखो, एक बार नॉर्मल आँख से देखा तो d डिस्टेंस है, जहाँ पे हम d डिस्टेंस मतलब 25 सेंटीमीटर, जहाँ पे सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट, सबसे अच्छा इमेज दिखेगा, सबसे बेस्ट साइज का, सबसे मैक्सिमम हाइट दिखेगी, वो कौन सा डिस्टेंस है? d डिस्टेंस। तो भाई मान लिया जब हम नेकेड आई से देख रहे हैं तो नेकेड आई से देखने समय क्या हो रहा है? d डिस्टेंस पे सबसे बेस्ट इमेज दिख रहा है, तो भाई उसी को स्टैंडर्ड मानोगे ना, उसी का कंपेयर तो करोगे कि जब माइक्रोस्कोप लगाए तो भैया वो हमको डी डिस्टेंस पे जो इमेज बन रही है, ये जो इमेज बन रही है डी डिस्टेंस पे, ये मैक्सिमम साइज़ की दिख रही है। अब ये साइज़ तो तुमको नेकेड आई से भी दिखता है, तो अब क्या करोगे? माइक्रोस्कोप लगा लोगे। माइक्रोस्कोप के बाद में क्या जज करना चाहोगे कि इसके कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा है ना? यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बन रहा था, जो हमें इमेज मिल रही थी, उस इमेज के कंपैरिजन में आपका माइक्रोस्कोप कितना मैग्नीफाई कर पाया। ठीक, तो इसीलिए देखो मैंने क्या लिखा है, विजुअल एंगल ऑब्टेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ d। तो भाई d डिस्टेंस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, d डिस्टेंस पे मतलब हमारे स्टैंडर्ड आई डिस्टेंस पे कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो वो कितना विजुअल एंगल बना रहा है? भाई अब विजुअल एंगल कंपेयर कर रहे हो मतलब कहीं ना कहीं हाइट ही तो कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पे रखा है वो कितना विजुअल एंगल बना रहा है, उसका कंपैरिजन हम माइक्रोस्कोप लगाने के बाद में जो इमेज बन रही है, फाइनल इमेज, उसके विजुअल एंगल से करते हैं। समझ में आया ये चीज़? विजुअल एंगल ऑब्टेन्ड बाय द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द माइक्रोस्कोप, ऐसा भी लिख लो। विजुअल एंगल ऑब्टेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस d। क्लियर हुआ? ये दो चीज़ों का क्या कर दिया जाता है? कंपेयर कर दिया जाता है। क्लियर है? और इसको हम लिखते हैं, अगर डिफाइन करना चाहें तो इसे हम लिखते हैं बीटा बाय अल्फ़ा। ठीक है, हम इसको क्या लिख देते हैं बेटा? बीटा बाय अल्फ़ा, कुछ भी अपना समझाने के लिए। जैसे मान लो अब यहीं पे है तो ये एंगल क्या होगा मेरा? ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? अल्फ़ा कहलाएगा। कब? जब ये वाला डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस कितना है मेरा? d है। ये डिस्टेंस मान लिया d, ये वाली हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये जो विजुअल एंगल है स्टैंडर्ड केस का, क्योंकि हम देखो यहाँ कंसिडर किससे करने जा रहे हो? कंपेयर किससे करने जा रहे हो? स्टैंडर्ड केस से। तो ये अल्फ़ा किसके लिए है? ये जो अल्फ़ा है भाई, ये अल्फ़ा तो ही है स्टैंडर्ड केस का विजुअल एंगल। तो स्टैंडर्ड केस का विजुअल एंगल क्या लिख सकते हैं अपन? h0/d। ठीक, अब देखो, अब कई लोग बच्चे बोलेंगे मैडम अल्फ़ा इज इक्वल टू h0/d कैसे रख दिया? भाई ये एंगल बहुत स्मॉल होता है बेटा, है ना, और बहुत स्मॉल है जब एंगल, तो आप 10 अल्फ़ा लिख के उसको क्या कर सकते हो? डायरेक्टली अल्फ़ा कर सकते हो। क्लियर है? इसीलिए मैंने इसको क्या लिख दिया? अल्फ़ा इज इक्वल्स टू h0/d कर दिया, और ये वैल्यू हम यहाँ भी पुट कर सकते हैं। क्लियर है इतना? चलिए, ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया कि मैग्नीफिकेशन में हमें किन दो चीज़ों का कंपेयर करना है। तो एक हमें विजुअल एंगल स्टैंडर्ड केस का, और एक हमें विजुअल एंगल बेटा माइक्रोस्कोप के साथ जब रखा होगा उस केस का। ठीक, तो स्टैंडर्ड केस का तो हमने निकाल लिया कि भाई स्टैंडर्ड केस मतलब कब? जब नेकेड आई से देख रहे हो और ऑब्जेक्ट कहाँ है? आपके 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। वही कंडीशन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उसी डिस्टेंस पे ही हमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। इतना क्लियर? स्टैंडर्ड कंडीशन क्लियर?
ठीक, ठीक है। अब देखो, तो अब माइक्रोस्कोप के साथ में देखोगे तब कैसे बनेगा। मान लो हम माइक्रोस्कोप के साथ में देखते हैं, ठीक। अब बहुत सारे बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई माइक्रोस्कोप लगा के देखना मतलब बहुत टिपिकल होने वाला है। तो माइक्रोस्कोप कोई बहुत अलग चीज़ नहीं होती बेटा। माइक्रोस्कोप जो आपने पढ़ा है ना, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, वही आपका माइक्रोस्कोप है, समझ लीजिए, ठीक। देखो क्या होता है, जब हम यहाँ पे मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, यहाँ पे आपकी आई है, यहाँ कहीं आपने ऑब्जेक्ट रख दिया है, तो कॉन्वेक्स लेंस या माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट क्या है, कि माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले ये बताओ कि आपको इमेज बड़ा दिखे और सीधा दिखे, ठीक है। बड़ा दिखे और क्या दिखे, सीधा दिखे। तो बड़ा और सीधा दिखेगा तो भाई कॉन्वेक्स लेंस में आप ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखोगे तो आपको बड़ा और सीधा मिलेगा इमेज। यहाँ रख के देख लो, फोकल पे रख लो, F2 पे रखो सेंटर ऑफ, या फिर F1 पे रखो, आपका इमेज हर जगह क्या मिलता था बेटा, इन्वर्टेड मिलता था पूरे हर केस में। सिर्फ एक केस ऐसा था जब हमें क्या मिल रहा था, मैग्नीफाइड इमेज मिलता है और आपको अपवर्ड इमेज और सीधा इमेज मिलता है। वो केस कौन सा था, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, आपके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं। क्लियर है। मान लो ये फोकस है तो इतने ही डिस्टेंस पे मैं यहाँ पे सेकंड फोकस में यहाँ पे ले रही हूँ, ठीक है। तो जब यहाँ पे रखा है तो मान लो अब इसका इमेज कैसे बनता, एक लाइट रे ऐसे जाती, फिर यहाँ से जा रही है तो अब ये पैरेलल आई है तो कैसे चली जाएगी, ये फोकस से चली जाएगी। तो मान लो ये फोकस से चली गई। दूसरी लाइट रे कैसे जाएगी, मान लो यहाँ से आ रही ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से चली गई। तो देखो ये दोनों लाइट रे कैसी दिख रही है, कहीं ना कहीं ये लाइट रे ऐसी जा रही है, ये फिर गंदा कर दिया डायग्राम मैंने, ये डाइवर्ज होती हुई दिख रही है दोनों। ये लाइट रे ऐसी जा रही है, ये भी डाइवर्ज होती दिख रही है। तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे, ये दोनों आपके मिलेंगे बैक साइड पे बेटा। ये देखो, बढ़ाओ इसको आगे, तो ये कहीं आपको यहाँ मिलेगा। तो ये इसका फाइनल इमेज होगा। अगर मैं इसको बोलूँ A और B तो ये मेरा क्या हो जाएगा, A' एंड B' हो जाएगा। ये मेरा मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। क्लियर हुआ। तो मतलब मान लो आप यहाँ कहीं से देख रहे हो, यहाँ कहीं से आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे से भी देख सकते हो। तो जब यहाँ से देखोगे तो ये वाली इधर तो आपको इमेज नहीं दिखेगा क्योंकि ये डाइवर्जेंट है। आपको लगेगा कि भाई ये रे यहाँ जा रही है, यहाँ मिल रही है, तो आपको ये वाली इमेज दिखाई देगी, ठीक। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। बचपन याद है सबको, बचपन में आपने लेंस यूज़ किया है। क्या करते थे, वो राउंड शेप का आता था, याद करो। उस लेंस को पेपर के ऊपर ज़बरदस्ती रख लेते थे और ऐसे उसको रख के देखते थे तो पेपर में जो लेटर्स थे वो क्या दिखाई देते थे, बड़े बड़े दिखाई देते थे। बहुत छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ने के लिए, जिसको हम नेकेड आई से नहीं पढ़ सकते, उन चीज़ों को पढ़ने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। अब देखो क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट तो हमें नहीं दिखाई देता चाहे हम कितना भी पास रख लें। ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता है, ये हमें आँख से दिखाई नहीं देता। बट जब हम लेंस यूज़ कर लेते हैं ना बेटा, तो लेंस के बाद क्या होता है, उसका इमेज बड़ा बन जाता है। अब ऐसा थोड़ी ना कि भाई सोचो यहाँ पे इस चीज़ को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें बहुत छोटा छोटा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे ऐसा वो लेंस रख लिया अपना, इसको हाथ से पकड़ लिया और अब यहाँ से आप, ये आपका आँख है, यहाँ से आप देखने की कोशिश कर रहे हो। तो ये ऐसा नहीं कि ये छोटा हो जाएगा, आपको इसकी यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना लेटर्स, उसकी इमेज आपको दिखाई देती है। ये लेंस रखने से इसकी इमेज बड़ी बनने लगती है। वो इमेज आप क्या करते हो, उस इमेज को आप देख पाते हो। मतलब ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो सकता है, ये हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, यानी हमारा इमेज क्या हो गया, मैग्नीफाई हो गया। तो ये मेरी फाइनल इमेज है। अब ये एंगल जो भी क्या बना रही हो, विजुअल एंगल बना रही होगी, वो फाइनल इमेज का क्या कहलाएगा, मैग्नीफाइड इमेज का या फाइनल इमेज का क्या कहलाएगा, विजुअल एंगल। और विजुअल एंगल देखो, इस ऑब्जेक्ट का सबस्टैंडर्ड एंगल ये वाला है। इसी एंगल को मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, बीटा, है ना। देखो क्या बोले थे हम, दो चीज़ों का कंपेयर करना था मैग्निफिकेशन में। विजुअल एंगल ऑब्टेन्ड बाय द फाइनल इमेज ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड विजुअल एंगल ऑब्टेन्ड बाय द स्टैंडर्ड केस, ठीक है। तो ये बीटा बोल दिया था, तो अब यही बीटा एंगल है। तो अब इसको लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, देखो अगर दो ट्राइंगल दिख रहा मेरे को, एक तो ट्राइंगल मेरे को ये बड़ा वाला दिख रहा है एंड एक मेरे को छोटा वाला दिख रहा है, दोनों में एंगल का कोई डिफरेंस है क्या, नहीं है।
तो मैं चाहूँ तो इसको भी तो लिख सकती हूँ। मान लिया यहाँ का जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसका डिस्टेंस है म्यू ई। म्यू ई सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ कि ये आँख के पास वाला लेंस है, क्योंकि जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जाएंगे तो हमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए बुकिश लैंग्वेज में म्यू ई यूज़ किया है कि आँख के पास वाला, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम आई। तो ये इसीलिए बस थोड़ा सा सिग्निफाई करने के लिए इसको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को कैसे दिखाते हो, यू से, तो क्या लिख दिया, यू ई, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे अगर हम tan बीटा निकालेंगे तो tan बीटा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मान लो एच ओ है, तो क्या लिख सकते हो, एच ओ बाय यू ई, यही लिख सकते हो। ये क्या है, tan बीटा है। एंगल बहुत स्मॉल है क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट ही स्मॉल है, तो क्या हो जाएगा, एच ओ बाय म्यू ई। अब ये तुमको निकल गया बीटा, और अल्फा तुम क्या निकाल के रखे हुए, अल्फा निकाल के रखे हो पहले से एच नॉट बाई डी। तो अगर मैं लिख लूँ अल्फा पहले से निकला हुआ है, क्या निकला है, एच नॉट बाय डी, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 पहले से निकला हुआ है, ठीक। अब मेरे को निकालना क्या है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या पढ़ा, बीटा बाय अल्फा, तो ये वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा, एच नॉट बाय म्यू ई, म्यू नहीं है दैट इज यू है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो, एच नॉट बाय डी। एच नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे, डी बाय यू ई, दैट इज माई मैग्निफिकेशन। क्या आ रहा है, मैग्निफिकेशन फाइनली सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन आ रहा है बेटा डी बाय यू ई। वहाँ पे डी क्या है, डी आपका स्टैंडर्ड डिस्टेंस है, ठीक, और यू ई कहाँ पे है, यू ई जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट रख रहे हैं वो डिस्टेंस है, क्लियर। ये आपका क्या बन रहा है, फाइनल मैग्निफिकेशन ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक। अब देखो, इतना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत बचा हुआ है थोड़ा, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा क्या है, देखिए ये थोड़ा कॉन्सेप्शनल टॉपिक है। अगर आप समझ रहे हैं ना, आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। और जिनको नहीं समझ में आ रहा वो चुपचाप जितने भी फॉर्मूले में रेड कलर से बॉक्स बनाऊंगे सारे फॉर्मूले रट लेना, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ आगे बढ़ा के फॉर्मूले ही देख लिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझना, डेरिवेशन भी आता है इसका, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स डेरिवेशन के बेसिस में बनेंगे। अगर डायरेक्टली सोचोगे ना कि फॉर्मूले रट लिए और न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा, तो दैट वोंट बी पॉसिबल, क्लियर, क्योंकि आप डेटा ही नहीं समझ पाओगे कि कौन सा डेटा क्या है। अभी ये समझ में आ रहा है ना, ये क्या है, डी कौन सा है, स्टैंडर्ड केस का स्टैंडर्ड डिस्टेंस कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। यू ई कौन सा डिस्टेंस है, जहाँ हमने ऑब्जेक्ट रखा है वो डिस्टेंस है, ठीक है। स्टैंडर्ड केस तो हमने ले लिया है, और ऑब्जेक्ट तो हम कहीं भी रख सकते हैं ना, ठीक, समझ में आई चीज़, ठीक है। अब देखो, एक कंडीशन आती है कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन क्या होगा। ये तो समझ गए कि हमारा क्या हो रहा है, मैग्निफिकेशन आ गया। मैग्निफिकेशन क्या आ गया, फॉर्मूला से। ये माइक्रोस्कोप कौन सा है, सिर्फ माइक्रोस्कोप लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है बेटा, ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, क्लियर, ठीक है। अब देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में हम कंडीशन लगाने जा रहे हैं, ये मेरा मान लीजिए केस क्या है, केस 1 है। ये कौन सा केस है, फर्स्ट केस है। जब फर्स्ट केस में हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब आएगा, तो खुद सोच के देखो कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन दिखने वाला है। थोड़ा एक बात बताओ आपको, जब ये आपकी आंख है, ठीक है, अभी आंख से ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो ये इसी हाइट का दिख रहा है, ठीक। ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज है, इस इमेज को अगर मैं ऑब्जेक्ट को खिसकाऊंगी तो मेरा इमेज भी खिसकेगा, क्लियर। अगर मैं एनी हाउ ऑब्जेक्ट को मैनेज करके अगर ये इमेज को और पास लाया जा सके तो ये इमेज और क्या दिखाई देगी, आंख से बड़ी दिखाई देगी। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कब दिखाई देगा ये इमेज, देखो एक तो ये इमेज अपने आप में बड़ी है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। इस इमेज को हम और बड़ा कब देख सकते हैं, जब ये इमेज खुद डी डिस्टेंस पे रखी हो। सोचो खुद कि भाई ये आँख है, ये आँख हो गई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ बीच में, ठीक है। पहले अब जब यहाँ रखा हुआ है, इसका इमेज यहाँ पे बना इस साइज का, ठीक है। अब मैं सोचूं कि ये जो इमेज बना है ना, ये इमेज ही मेरा खिसक के यहाँ आ जाए, इस आँख के डी डिस्टेंस पे आ जाए, तो क्या होगा,
भाई ये वाला जो केस पढ़े हमने, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, ये डी डिस्टेंस से आँख के बीच में रखा है, यही तो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस के बीच में रखे हो। तो इस डिस्टेंस के जब बीच में रखे हो तो इमेज यहाँ बन रहा है ना। अब ऐसा कोशिश करो कि इस ऑब्जेक्ट को और खिसका दो और ये इमेज खुद यहाँ पे आ जाए। तो भाई एक तो इमेज बढ़ी, और ये इमेज अगर डी डिस्टेंस पे आ गई तो वो आँख के लिए और बड़ी। भाई आँख को ये इमेज दिख रही है तो वो मान लो कुछ हाइट की दिख रही होगी, क्योंकि ये इसका क्या है, विजुअल एंगल है। अब अगर यही इमेज यहाँ आ गई तो ये इसका विजुअल एंगल हो जाएगा, मतलब वो और बड़ी दिखेगी। समझ पाए? तो मतलब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब मिलेगा तुम्हें, जब ये इमेज जो तुम्हारी बनी है, जो v है आपका, वो क्या v का उसका डिस्टेंस क्या हो जाए बेटा, -d के बराबर। मतलब जब ये इमेज कहाँ आ जाए, आपके यहाँ पे d पोजीशन पे आ जाए 25, यानी ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड केस में चली जाए, जब वो ऑब्जेक्ट आँख के नियर साइटनेस वाली डिस्टेंस पे आ जाए अगर इमेज, तो वो और सबसे उससे बड़ी फिर वो लग ही नहीं सकती। क्लियर? तो ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का कंडीशन दिखेगा। अब नेगेटिव डी क्यों लिया भाई, डी तो किसका डिस्टेंस है, मान लो ये यहाँ कहीं हो रहा होगा डी डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ कहीं होगा डी डिस्टेंस, ये आँख है मान लो, तो आँख के और डी डिस्टेंस के बीच में ये मेरा क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप रखा हुआ है, तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, ठीक। रे इंसिडेंट का डायरेक्शन ये है, डी को इस तरफ मेजर कर रहे हो, इसलिए डी को मैंने क्या लिखा है, माइनस। इमेज का डिस्टेंस है और डी, इसलिए क्या लिखा है, -d। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताओ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है मेरे लिए, ue। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ये ऑब्जेक्ट नहीं ना भैया, ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हो, लेंस से इतनी दूरी पे, ue डिस्टेंस पे, इसलिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है बेटा, ue, दैट टू इन माइनस, क्योंकि हम लेंस से इस तरफ मेजर कर रहे हैं। भाई देखो लेंस ये है, इस तरफ ue मेजर करोगे ना, ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा हुआ है और लेंस का जो लाइट रे है वो इस तरफ जा रही है। क्लियर? तो ये दो कंडीशन हो गई। अब नॉर्मल लेंस फॉर्मूला बताओ, क्या लेंस फॉर्मूला पढ़े हो, f = 1/v - 1/u, यही तो पढ़े। ये दोनों कंडीशन पुट कर दो, क्या आ जाएगा, देखो -1/d माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/ue। यहाँ से 1/d कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, सॉरी d नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ से आपको 1/f + 1/ue, डायरेक्टली वी आर कैलकुलेटिंग ue, क्योंकि ue हम पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप ue कैलकुलेट करने जाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से देखो ये डायरेक्टली पुट कर दूँ क्या, चलो 1/, ही रहने दो कहीं उल्टा ना हो जाए, तो ये जाएगा f + d और ये जाएगा f × d। क्लियर? तो ue क्या आ जाएगा आपका, f × d डिवाइडेड बाय f + d। क्लियर? अब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन निकालना है तो इस कंडीशन को यहाँ पुट करना पड़ेगा, तब तो मैग्निफिकेशन पता चलेगा, ठीक। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, m = D डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा, f × d × f + d। ये f और प्लस थोड़ा सा देख लेना, ये d और d कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच गया, f + d डिवाइडेड बाय में f। तो इसको फाइनली क्या लिख सकते हो, 1 + d/f, दैट इज माई मैग्निफिकेशन। तो ये किसका केस है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का, सिंपल लेंस के लिए, या फिर बोल सकते हो मैग्निफिकेशन जब ऑब्जेक्ट, जब आपका इमेज कहाँ रखा हुआ है, एट अ डिस्टेंस d। क्लियर? तो ये बन गया मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का कंडीशन कि 1 + d/f। d क्या है, d क्या है बेटा, d आपका वो नियर साइटनेस का स्टैंडर्ड डिस्टेंस, f क्या है आपकी, सॉरी जो आपने लेंस यूज़ किया है कॉन्वेक्स लेंस, उसकी फोकल डिस्टेंस है। क्लियर है? इतना समझ में आया। अब सेकंड केस देखते हैं, मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, तुम लोग के लिए होमवर्क है, मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताओगे मेरे को, कंडीशन मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। जब हम मिनिमम डिस्टेंस, अब कैसे मिनिमम मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे, मैक्सिमम तो निकाल लिया, मिनिमम मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे, कब तुम लोग को मिनिमम मैग्निफिकेशन पता चलेगा, ये इमेज जो है वो सबसे छोटी कब दिखेगी, ठीक। जब एक बात बताओ, सबसे छोटी इमेज, आँख के जितना पास ला रहे हो ऑब्जेक्ट को उतना इमेज बड़ा दिख रहा है, तो भाई आँख के एकदम दूर ले जाओ ऑब्जेक्ट को, इमेज अपने आप छोटी दिखने लगेगी। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, जब इन्फिनिटी पे रखा हो तब तुम्हारा मैग्निफिकेशन क्या होगा, मिनिमम होगा। मतलब ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू क्या, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी पे, ठीक है।
जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो जाएगा तब आपका इमेज क्या दिखेगा, मैग्नीफिकेशन क्या होगा, एकदम मिनिमम। तो बस ये फॉर्मूले में यहाँ पुट कर दो, डायरेक्टली पुट ही कर दो, क्या आ जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू, और ये तो ये हो जाएगा 1/v, ठीक। और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पहुँच गया, नहीं सॉरी, इमेज आपकी इन्फिनिटी पे पहुँच जाएगी, ठीक है। तो इमेज इन्फिनिटी पे पहुँच जाएगी तो ये वैल्यू डायरेक्टली निकाल लेना UE, तो ये UE पता चल ही गया है, डायरेक्टली वैल्यू पुट करना और इसकी फाइनल वैल्यू मेरे को बताना, ये कंडीशन पुट करना, ठीक है। इमेज आपका कहाँ चले जाए, इन्फिनिटी पे। तो जब इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा हो तो उस चीज़ को आपके लिए सबसे, देखो इमेज अगर 25 सेंटीमीटर पे बने तो सबसे बड़ा इमेज दिख रहा होगा, इमेज अगर इन्फिनिटी पे बने तो सबसे आपको क्या दिख रही होगी, छोटी इमेज दिख रही होगी। ये दोनों चीज़ें आप यहाँ इस ऐसे ही पूरा सॉल्व करोगे और मेरे को बताओगे। किसी को दिक्कत तो नहीं है, ज़्यादा दिक्कत है तो बताओ, फिर उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो कर ही लेते हैं। देखो यहाँ तक लिख गया है ना, इसके आगे ही लिख लेते हैं ना, कोशिश कर। यहाँ पे क्या बन रहा है, हम इमेज हमारा कहाँ बन रहा है सेकंड केस में, इन्फिनिटी पे, क्लियर। अब तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक। तो जब ये हो गया, इसके लिए भी u ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, माइनस UE पे ही रखा हुआ है, कहीं और तो नहीं रखा है ना। तो ये क्या हो गया, 1/इन्फिनिटी मतलब 0, ये वाला कंडीशन पुट किया तो क्या हो जाएगा, 1/UE प्लस में आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1/f। तो ये क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/UE, f इज इक्वल्स टू हो जाएगा UE। तो ये कंडीशन मिल गई, क्लियर। बस इतना ही सा था। अब मैक्सिमम मिनिमम मैग्नीफिकेशन के लिए फिर से ये मैग्नीफिकेशन, ये कंडीशन यहाँ पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन यहाँ पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, d इज इक्वल्स टू UE की जगह f लिख दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा फाइनल कंडीशन। मतलब ये फॉर्मूला हो गया मिनिमम मैग्नीफिकेशन का। क्या निकल गया फॉर्मूला, d/f। तो 3 फॉर्मूले आ गए। पहला फॉर्मूला नॉर्मल मैग्नीफिकेशन d/UE, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन 1 + d/f, मिनिमम मैग्नीफिकेशन d/f। क्लियर हुआ इतना, ठीक। इतना समझ में आ गया। तो अब आगे बढ़ें। देखो अब एक बात, अगर आप थोड़ा बहुत भी समझ पाए होंगे तो आप इतना समझ पाए होंगे कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के लिए। देखो एक बार, अपने 25 सेंटीमीटर जो हम जो इजीली देख सकते हैं और आँख के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा है। मतलब जब हमको मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन मिल रहा है वो कौन सा केस है, जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा है, आँख के और जो हमारा मिनिमम साइटनेस वाला डिस्टेंस है उसके बीच में रखा हुआ है। तो क्या आप इजीली उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हो क्या। आँख के पास में अगर कोई चीज़ एकदम दिन भर रखी रहेगी तो वो क्या करती, बहुत इरिटेशन क्रिएट करती है ना। तो इस जो डिफेक्ट था तो इस चीज़ को अवॉइड किया गया। जो हम आँख के पास में जो चीज़ हम रखे थे ना, जो हमें क्या कर रही थी, हमारे लिए एक डिफेक्ट जैसे क्रिएट कर रही थी, उस डिफेक्ट को हटाने के लिए क्या किया गया बेटा, एक नया टर्म यूज़ किया गया। और वो टर्म आपका क्या था, है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या यूज़ कर लिया गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ किया गया, ठीक। फिर से मैं सीख आ गई, ठीक। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या किया गया था, 2 लेंसेस यूज़ किए गए थे। अभी हमने 1 लेंस यूज़ किया है, हम सेकेंड टाइम में क्या यूज़ कर रहे हैं, इसमें 2 लेंस यूज़ कर रहे हैं। अब देखो 2 लेंस कैसे यूज़ कर रहे हैं, समझो। मान लिया कि हमारे पास क्या है, जैसे ये अलग से बनाएं क्या, क्योंकि इस पेज में तो सब मर्ज हो जाएगा, ठीक है। कंपाउंड लेंस की किस टॉपिक क्या है हमारा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या हुआ, आँख की इरिटेशन को दूर करने के लिए, क्योंकि जब सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ किया गया था तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के लिए हमको क्या करना पड़ रहा था, नियर साइटनेस और आँख के जो हमारा डिस्टेंस था उसके बीच में हमको ऑब्जेक्ट को रखना पड़ता था, ठीक। और कहीं रख देते थे तो क्या हो जाता था, इमेज सीधी इनलार्ज मिल सकती थी बट इन्वर्टेड मिलती थी, सीधी नहीं मिलती थी, ठीक है। तो उस डिफेक्ट को दूर करने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ किया गया। अब इसमें क्या किया गया बेटा, इसमें 2 लेंसेस यूज़ किए गए, ठीक है, आँख के बीच में। तो मान लीजिए यहाँ कहीं आपका आँख है, एक हम यहाँ पे
एक लेंस यहाँ पे यूज़ कर लिए बड़ा सा, और एक हम यहाँ पे छोटा माइनर लेंस यूज़ कर लिए। ठीक है, अब देखो 2 लेंस यूज़ करने से क्या हुआ, इसको बोल दिया जाता है समटाइम्स आई पीस, क्योंकि ये आँख के पास होता है, और इसको बोल दिया जाता है ऑब्जेक्ट लेंस। क्या बोलते हैं इसको? ऑब्जेक्ट लेंस बोलते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के पास रखा होता है। ठीक, तो आँख के और ऑब्जेक्ट के बीच में अब क्या कर रहे हैं, हम 2 लेंस यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? देखो, तो जब यहाँ हमने रखा हुआ है, तो ये मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, अब हमारे पास वो कंडीशन नहीं है 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस वाली, आप कहीं भी रख सकते हो। तो मान लो अब यहाँ पे, क्योंकि अब ऐसी भी कंडीशन नहीं है कि फोकस और पोल के बीच में ही रखना, मतलब ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, अब ऑब्जेक्ट भी कहीं भी रख सकते हो। तो मान लिया यहाँ पे रख दिया कहीं, ये रे पैरेलल गई, पैरेलल जाएगी तो वो कैसे जाएगी बेटा, वो फोकस से चली गई मान लो। ठीक, एक रे और निकाला हमने, ये रे कैसे जा रही है, ये रे ऐसे जा रही है, तो जब इसको आगे बढ़ाओगे तो ये रे मान लो यहाँ कहीं कट कर गई। ठीक, तो यहाँ पे इसका इमेज बन रहा होगा, तो ये इमेज मैंने मान लिया, ये इमेज मेरा क्या है, ए, इसको मैंने मान लिया ए, एंड इसको मैंने मान लिया बी। ये मेरा ए डैश और बी डैश है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो मेरा ये उल्टा तो नहीं कर दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट मेरा ये ए बी है। क्लियर? ए बी ऑब्जेक्ट है, तो ये पॉइंट यहाँ बन रहा है, ये पॉइंट मेरा यहाँ बन रहा है। क्लियर? देखो थोड़ा सा जूम कर लो, क्लियर हो गया इतना? ठीक, अब हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक हमने हर जगह यही पढ़ा है कि जो पहले वाले, इसमें पहले मैं वैल्यूज लिख दूं क्या? देखो ये लेंस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा मेरा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये इसलिए मैं क्या लिख रही हूँ, यू नॉट। क्लियर? यहाँ पे इमेज बनी है, लेकिन इमेज को हम कहाँ से मेजर करते हैं, यहाँ से, तो ये डिस्टेंस मेरे लिए क्या होगा बेटा, वी नॉट होगा। सिर्फ अभी से इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये किसका, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट को क्या लिखते हो, एच नॉट। क्लियर? देखो अब जो ये सेकेंड इमेज बनी है, ये सेकेंड लेंस के लिए कैसे एक्ट करेगी, एज अ ऑब्जेक्ट। भाई हम अभी तक जब भी हमने कंपाउंड वाली चीज़ पढ़ी, हमने हर जगह यही पढ़ा कि पहले इमेज से पहला जो मतलब लेंस हो चाहे मिरर हो, पहला जो इमेज बनता है वो सेकंड के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ होने वाली है, ये जो इमेज बना है ये सेकंड के लिए कैसे एक्ट करेगा, एज अ ऑब्जेक्ट। तो जब यहाँ से लाइट रे निकलेगी, मान लो ऐसे लाइट रे निकली, ये नहीं दिख रहा क्या, मान लो यहाँ से लाइट रे निकली, ठीक, तो ये लाइट रे यहाँ से जाएगी, तो मतलब अब ये ऐसे चली जाएगी कहीं उसके फोकस से। ठीक है, वैसे ये ज़्यादा बैंड हो गई है, ऐसा नहीं होना था इसको। और यहाँ से सेकेंड लाइट रे निकलेगी, तो ये फोकस से ये ऐसे बैंड हो जाएगी, बेसिकली इसका फोकस यहाँ कहीं होगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से एक कॉमन डिस्टेंस इतना और एक कॉमन डिस्टेंस इतना, ठीक है, ये यहाँ से ये डिस्टेंस है, तो ये फोकस होगा और ये फोकस होगा। तो जब फोकस से जाएगी तो भाई पैरेलल आ रही, तो वो फोकस से जाएगी, मतलब ये लाइट रे ऐसे जाएगी और एक लाइट रे ये ऐसे जाएगी। मतलब अल्टीमेटली देखो ये वाला जो लेंस है ना बेटा, ये डाइवर्जिंग मिलेगा आपको। ये क्या मिल रहा है, डाइवर्जिंग। आप, मैं हमेशा बोलती हूँ आप मेज़र करके बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे से बनेगा। ये लाइट रे पैरेलल आई, पैरेलल जो आई है वो फोकस से जाएगी और एक आपका यहाँ से जाएगी। तो ये दोनों लाइट रे क्या हैं, ये दोनों लाइट रे देखो डाइवर्जिंग जाएंगी। तो जब ये डाइवर्जिंग जाएंगी तो इसको आपको कहाँ मिलेगा, ये पीछे मिलाओगे इसको। अब देखो पीछे बहुत दूर जा रही है, पीछे ये बहुत ही दूर जाके मिलेंगी। मान लो ऐसे दूर जा रही, बढ़ाओ तो ये यहाँ कहीं आ गई। ठीक है, तो ये लाइट रे यहाँ आके मिल रही, मतलब सोचो ये ऐसी आ गई और ये लाइट रे मेरी ऐसे आ गई। तो मतलब अब अगर मैं देखना चाहूँ तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज दिख रहा है मेरे को, वो इतना बड़ा सा दिख रहा है। मतलब एक तो बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो गया, एक क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जा रहा है ना। ठीक है, तो भाई पहले हमने क्या किया, मैग्निफिकेशन निकाला। कैसे मैग्निफिकेशन निकाला कि भाई जब हमने पहले मैग्निफिकेशन निकाला तो एक स्टैंडर्ड केस ले लिया और सिंपल माइक्रोस्कोप में सैम्पल माइक्रोस्कोप का केस ले लिया, वो दोनों को कंपेयर किया। सॉरी, अब हम डबल माइक्रोस्कोप लिए हैं तो फिर से इसका मैग्निफिकेशन निकालना होगा, तो क्या करोगे, सिंपल माइक्रोस्कोप से कंपेयर करोगे या स्टैंडर्ड से करोगे, स्टैंडर्ड से ही ना कंपेयर करोगे। ठीक, तो अब इसका अगर इसका अगर मैग्निफिकेशन निकालना होगा तो क्या करेंगे, चलो वो देखते हैं। ठीक, तो पहले देखो इसका भी अगर हमें मैग्निफिकेशन निकालना होगा तो मैग्निफिकेशन हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक ही फॉर्मूला मैग्निफिकेशन निकालने का, दैट इज बीटा बाय अल्फा, वेयर अल्फा क्या निकाले थे हम,
अल्फ़ा हमारा क्या निकला था, एच नॉट बाय डी। अल्फ़ा हमने क्या निकाला था, एच नॉट बाय डी। ये चीज़ तो हम पहले से पता है, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड केस से ही हमें हमेशा कंपेयर करना है कि भाई हमें पता तो चले कि जो डबल माइक्रोस्कोप हमने बनाया है वो स्टैंडर्ड के केस में कितना मैग्नीफाई करता है ना। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या रख लिया, अल्फ़ा रख लिया। क्लियर इतना? ठीक, अब देखो यहाँ से, अब यहाँ पे ये जो बीटा है वो क्या है, फाइनल इमेज का विजुअल एंगल है। तो ये फाइनल इमेज बनी है, इसका विजुअल एंगल ये वाला है ना, तो ये फाइनल इमेज है। चलिए ठीक, तो एक बात बताओ, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल निकालना है तो ये डिस्टेंस चाहिए और ये भी चाहिए। तो भाई ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट थी, ये मेरे लिखा है क्या है, हाइट ऑफ द इमेज है फर्स्ट वाले के लिए। ठीक, लेकिन इसके लिए तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ही है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ही आएगा। अब देखो, तो ये वाला लेंथ क्या है नहीं पता, लेकिन भाई ये सेकेंड जो लेंस है इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सेकेंड लेंस है उसके लिए वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को अब क्या लिखेंगे हम, म्यू ई, यू ई। देखो इसीलिए मैंने पहले बोला था कि हम सेकेंड वाले के लिए, मैं हमेशा पहले जब सिंपल माइक्रोस्कोप यूज किया तब भी हमने डिस्टेंस को क्या लिखा था, यू ई ही लिखा था। क्यों भाई, आंख के पास वाले लेंस का डिस्टेंस ले रहे थे ना ऑब्जेक्ट का। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या ले रहे हैं, इसको यू ई ले रहे हैं इस वाले डिस्टेंस को, क्योंकि ये आंख के पास वाला डिस्टेंस है। कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आपको इसी को ही यू ई लेना है, इस डिस्टेंस को आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, बट क्या है, सिमिलैरिटीज रहे सिग्निफिकेंस में, बस इसीलिए लिया गया है। ठीक, तो अगर आप यहाँ से बीटा निकालना चाहो तो अगेन आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा, 10 बीटा। बट कंफ्यूज मत हो जाइएगा, 10 बीटा ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बीटा, क्योंकि ये फाइनल इमेज के द्वारा सबटेंडेड एंगल है। ठीक, तो 10 बीटा क्या हो जाएगा, एच नॉट बाय यू ई हो जाएगा। क्लियर, एच नॉट बाय क्या आ जाएगा, यू ई। अब ये एंगल बहुत स्मॉल है तो उसको क्या लिख सकते हो तुम लोग, एच नॉट बाय यू ई लिख सकते हो। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा। ठीक, अब देखो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें थोड़ा सा हमें एक और एक्सचेंज करनी पड़ेगी। एच नॉट बाय यू ई है ना। अब इसको और क्या लिख सकते हो, एच नॉट को ए डैश बी डैश लिख सकते हैं क्या, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय में, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय में यू ई लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय में यू ई लिख सकते हो। क्लियर, अब ए डैश ये वाले इसके लिए देखो, लेंस के लिए, अगर ये वाले लेंस के लिए मैं देखना चाहूँ तो मैं इसका मैग्निफिकेशन ये वाले लेंस का लिख रही हूँ, फर्स्ट वाले का, इसका मैग्निफिकेशन क्या लिख सकते हो, ये नॉर्मल लेंस है ना, तो नॉर्मल लेंस का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम क्या पढ़े हैं, वी बाई यू पढ़े हैं। क्लियर, अब v बाई यू, तो इसके लिए v क्या है, v नॉट है, और u क्या है, माइनस यू नॉट है। ठीक है, और इसी को आप क्या पढ़े हो, एच आई बाई एच नॉट पढ़े हो। क्लियर, तो अगर भाई देखो मैग्निफिकेशन नॉर्मल लेंस है, ये पहला वाला तो नॉर्मल लेंस है ना, तो नॉर्मल लेंस के लिए मैग्निफिकेशन क्या पढ़ा, v बाई यू, फॉर्मूला पढ़े ना कल, याद करो एक दिन। ठीक, तो ये v को यहाँ पे इसके लिए लिखा तो v नॉट क्या है, v नॉट, बट ये कौन सा डायरेक्शन है, लेंस के रे का डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे का, इसलिए इसको क्या लिखा, पॉजिटिव। ये कौन सा डायरेक्शन है, नेगेटिव, तो इसको क्या लिखा, नेगेटिव। इसी फॉर्मूले को v बाई यू को ही क्या लिखते हो, एच आई बाई एच ओ लिखते हो ना, तो एच आई बाई एच ओ लिख दिया। यही किसके बराबर है, ए डैश, हाइट ऑफ द इमेज क्या है तुम्हारा, ए डैश बी डैश, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, ए बी। तो मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है तुम्हारा, यहाँ से ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल्स टू क्या, ठीक, इज इक्वल्स टू वी नॉट बाय, और इसमें भी ये वाला क्या है, देखो ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ये वाला नेगेटिव तो इधर भी एक नेगेटिव, इधर भी एक नेगेटिव, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, ओ सॉरी, यहाँ से कुछ समझ में आया क्या, ये वैल्यू क्यों लिखी। ठीक है, तो ये ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय में ए बी इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, फाइनली आपका वी नॉट बाय यू नॉट आ रहा है। क्लियर, कुछ समझ में आया, नहीं आया तो एक बार फिर से देखो। हमने पहले यहाँ तक लिख लिया, एंगल बीटा निकाल लिया, इसके लिए हमने एंगल बीटा निकाल लिया। एंगल जब बीटा निकाला तो क्या आया, देखो 10 बीटा क्या होता है, आधार बटे लंब बटे आधार। तो लंब क्या लिख लिया बेटा, ए डैश बी डैश, क्या लिख लिया लंब को मैंने, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय में यू ई। क्लियर, फिर
फिर ये इसको मैंने यहीं ड्रॉप कर दिया, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिख के ड्रॉप कर दिया। सेकेंड चीज़ यहाँ से देखिए, जब इसका मैग्नीफिकेशन, क्योंकि ये नॉर्मल लेंस है तो इसका नॉर्मल लेंस का मैग्नीफिकेशन हम क्या लिख सकते हैं, एम डॉट, भाई मैग्नीफिकेशन लिखना था फर्स्ट वाले का था ऑब्जेक्ट का, तो मैंने सिंपल एम ओ लिख दिया। ठीक है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला वी बाई यू, वी इसके लिए वी क्या है, वी नॉट है, और यू क्या है, यू नॉट है। माइनस क्यों लिया, क्योंकि लेंस इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन है। वी बाई यू एच आई बाई एच नॉट के बराबर ही होता है। एच आई को क्या लिखोगे, ए डैश बी डैश, और एच ओ को क्या लिखोगे, ए बी लिखोगे, तो वो लिख दिया। अब देखो ये जैसे ए बी है तो ये भी क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि सॉरी ये बेसिकली नेगेटिव है, पूरा टर्म नेगेटिव आएगा, ये तो पॉजिटिव है ए बी, ये नेगेटिव है। क्लियर, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों को कंपेयर कर दिया, तो ए डैश बी डैश इज डिवाइडेड बाय में ए बी किसके बराबर आ गया, वी नॉट बाय यू नॉट के बराबर आ गया। क्लियर, अब अगर मैं यहाँ से ए डैश बी डैश निकालना चाहूँ तो ए डैश बी डैश क्या निकलेगा, वी नॉट बाय यू नॉट into AB, and what is AB? AB is the height of the object, तो V नॉट by U नॉट into क्या लिख सकते हैं हम, HO, height of the object। ये हो गया मेरा फाइनल वैल्यू, दैट इज A डैश B डैश का। अब इतना नाटक क्यों किया, इतना सॉल्यूशन करने का रीज़न सिर्फ एक कि जो बीटा निकाले थे वो बीटा में वैल्यू किसकी आई थी, A डैश B डैश की, और हमें ऑब्जेक्ट का हाइट पता था, बस ऑब्जेक्ट से इमेज बनने वाले की हाइट बिल्कुल नहीं पता थी। ये पता था क्या, नहीं, ये तो पहले ऑब्जेक्ट के द्वारा बना हुआ इमेज है, ये तो दिया ही नहीं होगा। ठीक, तो सिर्फ इस ए डैश बी डैश को रिप्लेस करने के लिए हमने इतना सारा काम किया है। क्लियर, अब ये जो वैल्यू आ गई बेटा, अब इसको डायरेक्टली यहाँ पुट कर दीजिए, देखो क्या आ जा रही वैल्यू। ठीक है, अब अगर मैं इन वैल्यूज को पुट करते जाऊँ तो अगर आप बीटा निकालने जाएंगे तो बीटा क्या आया आपका, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इक्वल्स टू लिखोगे तो क्या आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका वी नॉट यू नॉट इंटू एच नॉट, ठीक, डिवाइडेड बाय में यू ई। क्लियर, तो वी नॉट यू नॉट और एच नॉट और डिवाइडेड बाय में यू ई, दैट इज माई बीटा। क्लियर, अब बीटा मिल गया और अल्फा पहले से है आपके पास में। ठीक, तो आप दोनों का कंपेयर कर सकते हो और मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हो। तो मैग्नीफिकेशन पता है बीटा बाय अल्फा होता है। ठीक, तो बीटा की वैल्यू पुट करिए, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, वी नॉट यू नॉट इंटू एच ओ बाय यू ई डिवाइडेड बाय में क्या आएगा, अल्फा, अल्फा क्या है आपका, एच नॉट बाय डी है। ठीक, तो एच नॉट कैंसिल आ गया, कैंसिल आउट हो गया, क्या बच रहा है, वी नॉट डिवाइडेड बाय में यू नॉट इंटू डी बाई यू ई, डी बाई यू ई। ठीक, अब देखो ये मैग्निफिकेशन है, ये क्या है, याद करो थोड़ी देर पहले निकाले हो, यू नॉट वी नॉट क्या निकाले हम, मैग्निफिकेशन ऑफ द फर्स्ट वाला इमेज, फर्स्ट वाले लेंस, तो इसको क्या लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ द फर्स्ट लेंस। और ये डी बाई यू ई क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ द स्टैंडर्ड लेंस, जो हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। ठीक, तो मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड जो आपका माइक्रोस्कोप होता है वो किसके बराबर आ जाता है बेटा, वो इज इक्वल्स टू में आ जाता है कि दो अलग अलग लेंसेज के मल्टीप्लिकेशन का, मैग्निफिकेशन के मल्टीप्लिकेशन का, फर्स्ट वाले लेंस का मैग्निफिकेशन, उसका मल्टीप्लिकेशन इनटू स्टैंडर्ड केस का, जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा हो, 2.5 के डिस्टेंस पे रखा हो उस केस का। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि जब यहाँ पे जो भी मतलब यहाँ जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट का जो ये यू ई डिस्टेंस रखा हुआ है, इस डिस्टेंस पे जब ऑब्जेक्ट रखा है उसका मैग्निफिकेशन नॉर्मल फॉर्मूले से, तो ये दो डबल कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन है वो दो मैग्निफिकेशंस का मल्टीप्लिकेशन है। ये आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपके पास कितने सारे फॉर्मूले हो गए आज के टॉपिक में, है ना, सारे फॉर्मूले कुछ समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं, नहीं समझ में आया होगा बेटा, टॉपिक थोड़ा सा आपका लेंदी है ये वाला। ठीक है, तो थोड़ा आप इसको एनालिसिस करके पढ़ना, एक बार एनसीईआरटी की बुक नहीं एचसीवी फॉलो करना, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया है मैंने एचसीवी के बेसिस में पढ़ाया है। ठीक है, तो आप आज के लिए इतना कंप्लीट करते हैं।
इसके बेसिस में जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे आप एक बार क्वेश्चन के बेसिस में, जो फॉर्मूले बेसिस में, उसके बेसिस में ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, तब तक के लिए फिर पढ़ते रहिए बेटा। बाय बाय।